हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी की सर्विस में मिग 29K को 10 साल हो चुके हैं, जिसमें जो मिग 29K का पहला स्क्वाड्रन है जो कि INAS 303 है, जिसे ब्लैक पैंथर्स भी कहा जाता है, इससे आज से 10 साल पहले यानी कि 2013 में फॉर्म किया गया था। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फाइटर टाइप की, तो मिग 29K का जो प्राइमरी ऑपरेटर है ये इंडियन नेवी है। ऑल्दो मिग 29K का जो प्रोग्राम है इसे 1970s में चलाया गया था, जब सोवियत नेवी के लिए सुपरसोनिक कैरियर बेस्ड फाइटर को बनाना था। तो सोवियत के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इनके ट्रू एफर्ट की बात करें तो इन्होंने शुरुआत करी थी कीव क्लास के क्रूजर से, जिसमें SMS कीव और SNS मिन्स्क थे, और इनमें एंगल्ड फ्लाइट डेक दिया गया था। तो उस समय जो एयरक्राफ्ट यहाँ से यूज किया जाता था ये याक 38 फोर्जर था, जो कि एक वी-स्टॉल प्लेटफॉर्म था, और सोवियत यूनियन का ट्रू सेंस में एकमात्र वी-स्टॉल प्लेटफॉर्म इसे हम कह सकते हैं। आगे चल के ये प्लेटफॉर्म F-35 के लिए इंस्पिरेशन बना। तो ये एयरक्राफ्ट वेरी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म करने में सक्षम था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इंजन्स यूज किए जाते थे इसे वर्टिकल लिफ्ट देने के लिए, फिर क्रूज कराने के लिए, जिसकी वजह से जो फ्यूल कंजम्पशन है इस प्लेटफॉर्म के साथ ये काफ़ी ज़्यादा था। तो कॉम्बैट रेंज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी। क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में 500 किलोमीटर के आसपास भी मैक्सिमम रेंज मिलना बहुत बड़ी बात थी। बाकी कॉम्बैट लोड के साथ ये 90 से 160 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम था, जो कि ऑलमोस्ट किसी काम की रेंज नहीं थी। तो सोवियत द्वारा एयरक्राफ्ट कैरिंग बैटल क्रूजर्स बनाए गए थे, डायरेक्टली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाए गए थे। इसके पीछे रीजन ये था कि जो मॉन्ट्रियॉक्स कन्वेंशन साइन हुआ था 1936 में, इसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है इनके पैसेजेस को कम्प्लीटली रोक दिया गया था बॉस्फोरस स्ट्रेट से। तो ये शिप्स जो हैं ये ब्लैक सी के शिपयार्ड में बनाए जाते थे और मेन सी में इनको उतारने के लिए बॉस्फोरस स्ट्रेट से क्रॉस करना पड़ता था, इसलिए इनको एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय एयरक्राफ्ट कैरिंग बैटल क्रूजर्स का नाम दिया गया। खैर, हमने ये डिस्कस किया कि कैसे जो याक 38 है ये एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, और सोवियत यूनियन द्वारा एक बेटर प्लेटफॉर्म की तलाश चालू कर दी गई। तो जब सोवियत नेवी ने एडमिरल कुजनेट्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो इससे ऑपरेट करने के लिए एयरक्राफ्ट की तलाश चालू हुई, और अल्टीमेटली Su-27K को यहाँ पर चूज किया गया, जो कि Su-33 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका राइवल था मिग 29K, जिसका जो प्रोटोटाइप है इसको मिग 29KVP कहा जाता था, और इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1982 में करी थी। तो ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी में कई ट्रायल्स इस प्लेटफॉर्म के किए गए, और इस प्लेटफॉर्म में नॉर्मल मिग 29 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अंडर कैरेज दिया गया, साथ में रीइंफोर्स टेल सेक्शन दिया गया जहां पर अरेस्टर हुक लगा। तो इस प्लेटफॉर्म ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये स्की जंप टेक ऑफ परफॉर्म कर सकता है, साथ ही साथ बट अरेस्टेड लैंडिंग भी परफॉर्म कर सकता है। पर जो मिग 29 KVP था, जो कि ट्रू सेंस में पहला प्रोटोटाइप कह सकते हैं, ये बेस्ड था फर्स्ट जनरेशन मिग 29 पे, जो कि हमारी एयरफोर्स द्वारा यूज किए जाते हैं, जिनको अभी UPG में अपग्रेड किया गया है। वहीं पर जो मिग 29K है ये बेस्ड था मिग 29M पर, जो कि सेकेंड जनरेशन मिग 29 कहे जाते हैं। तो मिग 29K में फोल्डिंग विंग्स वगैरह दिए गए, और मिग 29M से यहाँ पर मोनोक्रोम डिस्प्ले, हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल, साथ ही साथ नई एयर टू एयर मिसाइल्स और ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स इसने बोरो किए। तो मिग 29M में कुछ मेजर चेंजेस थे मिग 29 के कंपैरिजन में। इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो मिग 29K की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 1988 में हुई थी। तो 1989 में मिग 29K ने पहली एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग और उसी दिन टेक ऑफ भी परफॉर्म किया, और उसी दिन Su-27K ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ परफॉर्म किया था। तो सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद भी इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया गया, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है ये कोलैप्स हो गया था, और अल्टीमेटली Su-33 को रशियन नेवी ने चूज कर लिया। पर फिर भी मिकोयान ने मिग 29K पर काम करना जारी रखा। तो मिग 29M के डिज़ाइन को और भी बेहतर बनाया गया। मिग 29M2 में फर्दर डिज़ाइन चेंजेस किए गए, जो कि अब ट्विन सीट वर्जन बन चुके थे, और इन पे नया मिग 29K बनाया गया। तो इंडियन नेवी ने एडमिरल घोषकोव जो है 2004 में खरीदा, और उससे ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट को भी रशिया से ही ऑप्ट करने का फैसला किया। तो इंडियन नेवी द्वारा तब Su-33 और मिग 29K दोनों को लेकर विचार किया गया, पर अल्टीमेटली मिग 29K को चूज किया गया क्योंकि इसका साइज छोटा था, इसलिए जो INS विक्रमादित्य है ये ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरी करने में सक्षम रहता। तो मिग 29K में मॉडिफिकेशन किए गए। यहाँ पर एक बेहतरीन
मल्टी मोड रडार लगाया गया जो कि जूक एमी था। उसके बाद फिर RD-33M के इंजन्स लगाए गए जो कि थोड़ा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते थे, फटैक कंट्रोल के साथ आते थे, ज़्यादा रिलायबल थे और कैरियर ऑपरेशंस के हिसाब से मॉडिफाई किए गए थे। बाकी जो MiG-29K है, यहाँ 4 चैनल डिजिटल फाइबर वायर कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है जो कि नॉर्मल MiG-29 में मिसिंग है। बाकी टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स MiG-29K में है, जबकि पुराने MiG-29 में खाली 7 ही हार्ड पॉइंट्स हैं। वैसे देखा जाए तो MiG-29 में टोटल 9 हार्ड पॉइंट है, पर मल्टीपल वेपन कैरिंग रैक को यूज करके इस 9 को 13 बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कॉकपिट है ये भी कंप्लीट ग्लास कॉकपिट है। साथ ही साथ यहाँ पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी दिया गया है, जहाँ पर हम फ्रेंच टॉप साइड हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज करते हैं। बाकी यहाँ पर जो GPS रिसीवर है ये फ्रांस से ही आता है, इसे सिग्मा 95 कहते हैं। बाकी यहाँ पर ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी दिया गया है और जो रडार है जो कि जूक एमी है, ये 120 किलोमीटर की रेंज में 5 मीटर स्क्वायर RCS के टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। साथ ही साथ ये एयर टू सरफेस मोड में एक टैंक को 25 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है और एक ब्रिज को करीबन 120 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है, और जो नेवल डिस्ट्रॉयर्स हैं इनको 300 किलोमीटर की रेंज में देखने में सक्षम है। तो ये एक डिसेंट रडार है, लेकिन फ्यूचर में इसे रिप्लेस किया जाएगा एक AESA रडार से और मोस्ट प्रोबेबली ये उत्तम का ही कोई वर्जन हो सकता है। बाकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 4500 किलोग्राम के वेपन्स को कैरी कर सकता है अपने 8 हार्ड पॉइंट्स में, जो कि एक डिसेंट लोड है। साथ ही साथ ये एंटी शिप मिसाइल के तौर पर 4 KS-31 कैरी कर सकता है या फिर 4 KS-35 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। बाकी एंटी रेडिएशन रोल के लिए भी ये 4 KS-31 मिसाइल एक बार में कैरी करने में सक्षम है। तो ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 के कंपैरिजन में ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है और हर मामले में उससे बेहतर है। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि जो रिलायबिलिटी फैक्टर है ये एयरफोर्स जितना नेवी को नहीं मिल पा रहा है और 10 साल की सर्विस में ही इंडियन नेवी इन प्लेटफॉर्म से परेशान हो गई है। तो CAG द्वारा रिपोर्ट पब्लिश करी गई है पास्ट में, जहां पर इसके लो अवेलेबिलिटी रेट की बात कही गई है। साथ ही साथ कई क्रैशेस भी इस प्लेटफॉर्म के हुए हैं, जबकि काफ़ी लिमिटेड नंबर में ही ये प्लेटफॉर्म हम ऑपरेट करते हैं और मजबूरन अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हमें दूसरे प्लेटफॉर्म देखने पड़ रहे हैं MiG-29K के बजाय। ऑल्दो डोमेस्टिकली हमारे द्वारा कोशिश करी जा रही है इसका सर्विसेबिलिटी रेट और अवेलेबिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए, जिसमें हमें थोड़ी कामयाबी हासिल भी हुई है, पर जितनी हम परफॉर्मेंस चाहते हैं उतनी नहीं मिल पा रही है। हाँ, ये एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई करे तो बहुत कैपेबल है, पर यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि अगर ये प्लेटफॉर्म फ्लाई करे तो फिलहाल के लिए इसके 2 स्क्वाड्रन है, एक INAS 303 जिसे ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है, दूसरा INAS 300 जिसे व्हाइट टाइगर्स कहा जाता है। तो जो ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन है ये INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा कुछ समय के लिए, जिसके बाद इन प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर दिया जाएगा MRCBF प्लेटफॉर्म से, जो कि रफाल या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट में से एक हो सकता है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से 10 साल की सर्विस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर ये नेवल प्लेटफॉर्म है, तो जो एयरफोर्स के वर्जन्स हैं उनके कंपैरिजन में इनकी सर्विस लाइफ थोड़ी कम होती है, पर 10 साल नहीं होती है। तो ये प्लेटफॉर्म अब 5 से 10 साल और चल सकते हैं और फ्यूचर में इन्हें TDBF से रिप्लेस किया जाएगा, जिस पर काम अभी से किया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।